हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉबर्स और मैं हूं अनुभव गुप्ता। सो यार, आज की वीडियो के अंदर हम बहुत ज़्यादा जो लैंडमार्क केसेस रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के 2019 एंड 20 के, वो फटाफट हम ब्रीफ में करने वाले हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, पहले होता था कि जो सुप्रीम कोर्ट के केसेस होते थे वो रेयरली कभी केसेस होते थे कि इतने ज़्यादा हाइप होते थे, साल में एक दो केसेस मुश्किल से होते थे। लेकिन अब अगर गवर्नमेंट के बाद जो सबसे ज़्यादा हेडलाइंस बनाता है न्यूज़पेपर के अंदर, वो श्योरली सुप्रीम कोर्ट ही बनाता है। सो आज की वीडियो के अंदर 2019 के और 2020 के जो सारे लैंडमार्क केसेस रहे हैं वो हम फटाफट डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं पहले ईयर 2020 से, उसके बाद हम फिर ईयर 2019 पे आएंगे। अगर ईयर 2020 से मैं शुरू करूं तो सबसे पहला केस हुआ है अनुराधा भसीन का। अब अनुराधा भसीन का केस किससे रिलेटेड है? ये जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो एक्सेस टू इंटरनेट है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर आता है, आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर। तो यानी कि अगर इंटरनेट पे इनडेफिनेट बैन है तो वो फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन है। गवर्नमेंट इनडेफिनेट बैन इंटरनेट के ऊपर नहीं रख सकती, उसको वो बैन इवेंचुअली हटाना ही पड़ेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट केस हुआ है वो अगेन हमारा जम्मू एंड कश्मीर से ही है, वो है आर्टिकल 370 से रिलेटेड। क्या अभी तक सुप्रीम कोर्ट ये कंफ्यूज था? सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस इस केस को सुन रहे थे कि जो आर्टिकल 370 हटाया गया है वो सही तरीके से हटाया गया है या गलत तरीके से हटाया गया है। तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड कर रहा है कि इसको बड़ी बेंच पे भेजना है या बड़ी बेंच पे नहीं भेजना है। तो इसके लिए 2 केसेस थे जिसपे सुप्रीम कोर्ट कंफ्यूज था, एक प्रेमनाथ कौल का और एक संपत प्रकाश का। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया, संपत प्रकाश के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपना एम्फेसिस ले किया और उन्होंने बोला कि इसको बड़ी बेंच पे भेजने की जरूरत नहीं है, यानी कि 5 जजेस ही डिसाइड कर सकते हैं। और संपत प्रकाश के केस में क्या हुआ था? संपत प्रकाश के केस में मियरली बस प्रेसिडेंट ने इतना बोला था कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो आर्टिकल 370 के अंदर ऑर्डर पास कर सकता है अगर जो JNK की असेंबली है वो डिसॉल्व हो गई हो। उसके बाद नेक्स्ट अगेन 5 जजेस बेंच का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस हुआ, दैट इज लैंड एक्विजिशन केस, लैंड एक्विजिशन एक्ट के रिलेटेड केस, इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस मनोहर लाल का जो केस है। इसमें जो है ये लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 का एंड 2013 की जो ये एक्ट है, इसके अंदर बहुत सारी कुछ एम्बिग्विटीज थी। तो ये 5 जजेस बेंच के अंदर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जो एम्बिग्विटीज थी वो क्लियर करे। इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स थे जो सुप्रीम कोर्ट ने बताए और जस्टिस अरुण मिश्रा ने अपनी जजमेंट के अंदर ये बताया कि मियरली अगर स्टेट कॉम्पनसेशन देने में और अकाउंट में डिपॉजिट करने में फेल हो जाती है तो वो कोई ग्राउंड नहीं होगा कि जो लैंड प्रोसीडिंग्स है, जो प्रोसीडिंग्स है एक्विजिशन की, वो लैप्स हो जाएं। तो मियरली कॉम्पनसेशन अकाउंट में डिपॉजिट नहीं हुआ है, इसकी वजह से प्रोसीडिंग्स लैप्स नहीं हो सकती। और भी बहुत सारी चीजें इस केस के अंदर 5 जजेस बेंच ने डिसाइड करी थी। आपको मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आप चाहो तो ये केस पूरा पढ़ सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट केस बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ है, दैट इज परमानेंट कमीशन ऑफ विमेन, बबीता पुनिया का ये जो केस है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वर्सेस बबीता पुनिया। इसके अंदर जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस रस्तोगी ने फाइनली ये बोला था कि जो विमेन है उनको भी इक्वल राइट है परमानेंट कमीशन का आर्मी के अंदर। और फिर बाद में ये राइट बढ़ा के नेवी के अंदर भी कर दिया था कि विमेन को नेवी के अंदर भी परमानेंट कमीशन मिल सकती है। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट केस हुआ है फ्रेंड्स, अगेन जस्टिस अरुण मिश्रा ने इसका डिसीजन दिया था, वो है डॉटर्स राइट ऑफ सक्सेशन। विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा का ये जो केस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो डॉटर्स हैं या जो फीमेल मेंबर्स हैं उनके भी इक्वल राइट हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर। हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर 2005 के अंदर एक अमेंडमेंट हुई थी जिसमें डॉटर्स को इक्वल राइट्स दिया गया था, लेकिन फिर कंफ्यूजन थी कि फादर 2005 के अंदर अलाइव होने चाहिए या डेड होने चाहिए, तो वो पार्टीशन मांग सकती है नहीं मांग सकती। इसको क्लियर कर दिया एम्बिग्विटी को, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है चाहे फादर अलाइव थे या डेड थे, डॉटर को रेट्रोस्पेक्टिव राइट है, यानी कि जब से वो पैदा हुई है तब से हर डॉटर को राइट है, इक्वल राइट है। जितना मेल मेंबर्स को राइट है उतना ही फीमेल मेंबर्स को भी राइट है प्रॉपर्टी इनहेरिट करने का, जो एक बहुत ही अच्छा डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है।
एंड उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक बहुत ही अमेजिंग जो जजमेंट आई है वो क्रिप्टो करेंसी को लेके आई, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के केस के अंदर वर्सेस आरबीआई के अंदर। तो जो आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसी जैसे कि ये जो बिटकॉइंस होते हैं इसके ऊपर कंप्लीट बैन लगा दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो ब्लैंकेट बैन लगा था क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर वो लिफ्ट कर दिया और वो बोल दिया कि आरबीआई ने ये सही तरीके से सही पावर यूज नहीं करी थी और ये बैन ठीक नहीं है। तो फ्रेंड्स अब हमने 2020 के जो अभी तक अक्टूबर तक जो लैंडमार्क केसेस हुए हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। अब 2019 के भी जो इंपॉर्टेंट केसेस है वो भी फटाफट एक बार हम ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो केस हुआ है 2019 के अंदर जो लैंडमार्क केस हुआ था वो हुआ था इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड को लेके, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्विस रॉबिन्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर जस्टिस रॉइंटन नरीमन ने यह बोल दिया था कि जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल भी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। इसके अंदर इन्होंने बोला था कि ऑपरेशनल क्रेडिटर्स और फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के अंदर डिफरेंस है और वो जो डिफरेंस है वो आर्टिकल 14 से हिट नहीं करता, वो भी वैलिड है। और आर्टिकल 12A और 29A को भी जो चैलेंज किया गया था उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया और वो भी बोल दिया कि ये भी वैलिड है। उसके बाद नेक्स्ट केस जो हुआ था वो शराब पीने से रिलेटेड था बिहार के अंदर। जिया हो बिहार के लाला। तो बिहार के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया अगर आप अपनी प्राइवेट कार में भी हो और आप ड्रिंक करते पकड़े गए हो तो भी आपको सजा हो सकती है। फ्रेंड्स बिहार में शराब पीना या रखना भी एक तरीके से बिल्कुल क्रिमिनल ऑफेंस है। इनफैक्ट अगर आपने शराब पी नहीं पी है और आपने शराब पी है बिहार से बाहर और आप शराब के नशे में बिहार से जा रहे हो तब भी वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया है अगर आप अपनी प्राइवेट व्हीकल के अंदर हो तब भी उसको एक पब्लिक प्लेस ही माना जाएगा और बिहार के अंदर किसी भी फॉर्म के अंदर चाहे आप ड्रंक हो चाहे आपके पास बॉटल्स आपने पी नहीं है वो भी एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। ये सतविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है। उसके बाद आरटीआई से रिलेटेड दो मेजर केसेस हुए हैं। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो भी गवर्नमेंट फंडेड एनजीओज हैं ये भी आरटीआई के एम्बिट के अंदर आएंगे। तो इसके लिए एक डीएवी कॉलेज एंड मैनेजमेंट सोसाइटी का ये केस था। इसके अंदर हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आरटीआई में आने का मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट एनजीओज के अंदर जो फंडिंग है 50% से ज्यादा होनी चाहिए। अगर सब्सटैंशियल फंडिंग भी गवर्नमेंट कर रही है तो इन एनजीओज को अपने रिकॉर्ड्स आरटीआई के अंदर शो करने पड़ेंगे ताकि एक ट्रांसपेरेंसी रहे। उसी तरह एक और बहुत ही लैंडमार्क केस हुआ था। क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आरटीआई के अंदर आते हैं तो सीपीआईओ सुप्रीम कोर्ट वर्सेस सुभाष चंद्र अग्रवाल, जो पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसीजन लिया था एंड फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने उसको कंफर्म करा कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो भी एक पब्लिक अथॉरिटी है अंडर आरटीआई एक्ट और उनको भी सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक के साथ शेयर करनी पड़ेगी सब्जेक्ट टू वन कंडीशन कि एक्सेस टू जस्टिस के अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए या कोई ऐसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है जो नहीं जानी चाहिए पब्लिक डोमेन के अंदर, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, उसको छोड़ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ऑफिस भी पब्लिक अथॉरिटी है और आरटीआई के अंदर आता है। नेक्स्ट जो फ्रेंड्स एक बहुत ही लैंडमार्क केस हुआ है 2019 का, दैट इज अयोध्या डिस्प्यूट केस। 134 साल पहले फर्स्ट टाइम ये केस फाइल हुआ था। 2010 के अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसका डिसीजन दिया था। 9 इयर्स बाद सुप्रीम कोर्ट ने 40 डेज की कॉन्टिन्यूअस हियरिंग के बाद 5 जजेस ने 40 दिन तक सिर्फ और सिर्फ अयोध्या का मैटर सुना था। उसके बाद अयोध्या का इन्होंने डिसीजन दिया था। एम सिद्दीक वो तो अब जा चुके हैं थ्रू उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स वर्सेस सुरेश महंत दास के केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो पूरा डिस्प्यूटेड रीजन है वो रामलला को मिलेगा, यानी कि डीटी राम को मिलेगा और एज अ कॉम्पनसेशन जो 5 एकर्स लैंड है वो सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी थी ताकि वो वहां पे अपना मॉस्क बना सके। एक ये बहुत ही लैंडमार्क केस है 2019 का। उसके बाद नेक्स्ट केस हुआ है फ्रेंड्स रफाल डील को लेके।
जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने, अब आपको पता है फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 36 रफाल फाइटर्स की ऑर्डर प्लेस किया था फ्रांस के पास। उसके अगेंस्ट बहुत सारी पिटीशंस लगी कि इसमें करप्शन हो सकती है या प्रॉपर रूल्स का फॉलो नहीं हुआ, प्रोसीजर ढंग से फॉलो नहीं हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका भी जो रिव्यू था वो भी डिसमिस कर दिया। मनोहर लाल शर्मा वर्सेस नरेंद्र मोदी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि रफाल की डील बिल्कुल ठीक थी, उसमें कुछ भी गलतियां नहीं हुई है, जो भी ऑर्डर गवर्नमेंट ने दिया है वो बिल्कुल ठीक था, इसमें कोई भी शॉर्टकमिंग्स या कोई भी करप्शन नहीं हुई है। तो फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट केस हुआ है वो हुआ है आर्बिट्रेशन एंड रिकॉन्सिलिएशन एक्ट से रिलेटेड। इसके अंदर क्या हुआ था, 2015 के पहले, अमेंडमेंट से पहले, 2015 से पहले जो एक्ट था उसके अंदर ये था कि फॉर एग्जांपल कोई आर्बिट्रेशन अवार्ड पास हो गया लेकिन उसके अगेंस्ट किसी ने पिटीशन फाइल कर दी है जिसके अगेंस्ट वो फाइल हुआ है, तो उसको एक ऑटोमेटिक स्टे माना जाता था। लेकिन फिर ये अमेंडमेंट आई और ये बोल दिया कि जब तक पर्टिकुलरली स्टे कोर्ट ना ऑर्डर कर दे तब तक उसको स्टे नहीं माना जाएगा और अवार्ड एनफोर्स किया जा सकता है। लेकिन गवर्नमेंट ने फिर 2018 के अमेंडमेंट में इसे चेंज कर दिया, तो सेक्शन 87 सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया और ये बोल दिया कि भाई ये तो फिर दोबारा आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। सो जब तक कोर्ट स्पेसिफिकली स्टे ऑर्डर नहीं देता तब तक आर्बिट्रेशन जो अवार्ड है वो अनएनफोर्सिबल नहीं होगा, यानी कि उसको एनफोर्स करा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थे सारे इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस जो 2019 के एंड 20 के रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के। इस वीडियो के अंदर मैंने कवर करने की कोशिश की है। आपको कोई ऐसा केस लगता है कि जो आज की वीडियो के अंदर जो इंपॉर्टेंट केस था जो मिस हो गया है, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। फ्यूचर में मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक जरूर कर देना। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।